नमस्कार। बढ़ती ठंड में झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र गर्मी का एहसास करा सकता है। दरअसल कल यानी कि 15 दिसंबर से 22 दिसंबर तक झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है और इसके एक दिन पहले यानी कि आज का जो दिन है, थोड़ी देर पहले तक सत्ता पक्ष के विधायक एक साथ बैठे और दूसरी तरफ विपक्ष के भी विधायक जो है बैठक किए और इन बैठकों में जो सबसे बड़ा मुद्दा निकल कर के सामने आया वो धीरज साहू के यहाँ से आईटी पेमारी में जब्त किए गए पैसे हैं और कल जब सत्र शुरू होगा तो क्या कुछ देखने को मिलेगा। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मनोज पांडे हैं और सनी सरद हैं। सबसे पहला सवाल मनोज पांडे से। मनोज पांडे गए थे यूपीए यानी कि जो इंडिया अलायंस की जो बैठक है विधायक दल की, उसमें ये शामिल हुए। मुख्यमंत्री के आवास में वो बैठक हुई। क्या वो मुद्दे आपको निकल करके बाहर विधायकों ने बताया जिस पे वो लोग काम करेंगे सत्र के दौरान? वो तो बस एक लाइन का है कि अगर विपक्ष राजनीति ना करके जनता से जुड़े कोई भी मुद्दे पर सवाल करे, सत्ता पक्ष उसका माकूल जवाब देगी। सरकार किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। लेकिन जिस तरीके से विपक्ष आईटी रेड धीरज साहू का या फिर ईडी वाला प्रकरण मुख्यमंत्री का, लॉ एंड ऑर्डर का, इस तरीके के जो मुद्दे उठा रहा है, तो ये कह रहे कि ये जब इससे जुड़ा हुआ मुद्दा ही नहीं है सदन से, तो इसको क्यों उठाया जा रहा है, ये राजनीति होगा। लेकिन बाकी और सारे विषय जो हैं उस पर सरकार बहुत अच्छे से ध्यान देगी और जवाब भी देगी। पंचायतों में क्या काम हो रहा है वो बता सकती है, सरकार की क्या प्राथमिकता है और कितना धरातल पर है वो बता सकती है। तो बोले राजनीति अगर किसी को करना है तो उसमें तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन हम पहली बार चाहते हैं कि चूँकि नेता प्रतिपक्ष होंगे तो उनके अंदर सारे जो विपक्ष के विधायक हैं वो लोग मर्यादा का अपना दिखाएंगे कि हम मर्यादित हैं। कई सारा जो इंटरव्यू आपने मुख्यमंत्री आवास में बैठक समाप्त के बाद जो विधायक निकले बाहर और वो जिस तरीके से धीरज साहू के पैसों को लेकर के बचाव कर रहे थे और बाकायदा बचाव ही नहीं, बीजेपी के ऊपर कई तरीके से तल्खी से बातचीत कर रहे थे कि भाई वो व्यवसायी हैं तो पैसा तो जाहिर सी बात है कि रहेगा। एक विधायक ने तो इतना तक कहा कि भाई पैसा क्या वो घर से अपना बाहर फेंक देंगे। तो इस तरीके का जो बयान है और बीजेपी जिस तरीके से अग्रेसिव है खास करके भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, ना केवल धीरज साहू के यहाँ जो पैसे जब्त हुए हैं वो उस पर, बल्कि ईडी दफ्तर जिस तरीके से मुख्यमंत्री बार बार नहीं जा रहे हैं छठे समन के बाद भी, इसको लेकर के भी इशू बनाने की पूरी तैयारी है और कल वो सदन के अंदर दिख सकता है। तो आपको क्या लग रहा है कि कैसे जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष ये खास करके शीतकालीन सत्र में अपनी भूमिका? देखिए, सदन के बाहर सदन शुरू होने से पहले पत्रकारों के सामने तो हर दिन का बीजेपी के पास अपना बना हुआ है, तख्ती उख्ती बन गया कि उसको, लेकिन सदन में इस बार बहुत बिजनेस है सरकार के पास, तो सरकार इनके सवालों का जवाब नहीं देगी, इनका हौ हंगामा करेगी नहीं। धीरज साहू सदन के सदस्य नहीं है, लिहाजा उन पर कोई डिस्कशन नहीं करेगी। कांग्रेस कह रही है कि क्या आईटी के डायरेक्टर हो गए प्रधानमंत्री, सिर्फ एक ट्वीट से माहौल बनाने की क्या कोशिश की जा रही है। कई लोगों के यहाँ आईटी का रेट पड़ता है, पर आईटी के तरफ से कोई आ जाए ऑफिशियल जानकारी कि भाई इतना पैसा मिला और ये सब ब्लैक है, इतना सोना मिला, इतना, तब फिर कोई बात होगा और उस पर तब हम जवाब देंगे। अभी तो कोई आईटी बता नहीं रहा है कि जो पैसा मिला वो किसका है, कहाँ से आया है, या ब्लैक मनी है या वाइट मनी है। अनूप सिंह ने यहाँ तक कहा कि मेरे घर में भी हुआ था, अखबार में उस समय छप गया कि 100 करोड़ और 150 करोड़, लेकिन सच्चाई क्या है? सब जगह उसके बाद हमें क्लीन चिट मिला, जो पैसे बरामद हुए वो भी हमारे थे। तो ये तो बोले कि कोई आरोपी इस तरीके से, चूंकि फर्स्ट टाइम रेड पड़ता है तो मीडिया में एक ऐसी हवा बन जाती है कि वो अपराधी सिद्ध हो जाता है, लेकिन ये सत्यता नहीं है। जब आईटी का बयान आएगा, उनसे पूछा जाएगा कि ये पैसा क्या है, आईटी अगर कह दे कि हाँ ये ब्लैक मनी है, तो बोले हम भी सवाल करेंगे धीरज साहू से कि किसका। तो आप ये बोल रहे हैं कि मीडिया रिपोर्टिंग और नेताओं के बयान ये तय नहीं करेंगे कि धीरज साहू के यहाँ जो पैसे मिले वो काला पैसा था या फिर उनका अपना पैसा है। हमारे साथ सनी सरद हैं। सनी, आपसे सवाल ये है कि आज जो थोड़ी देर पहले पक्ष और विपक्ष की बैठकें जो खत्म हुई है, दोनों जगह सेम ही टॉपिक है और वो है भ्रष्टाचार का और खास करके धीरज साहू के
पैसा को लेकर के। बाद में बीजेपी के जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अभी राज्य के बीजेपी विधायक दल के नेता अमर बावरी, उन्होंने एक शब्द जिक्र किया युवाओं को लेकर के, बेरोजगारी और कई सारे मुद्दे। लेकिन आप चूंकि जिस तरीके से कवर करते हैं युवाओं के मुद्दों को, आप क्या देख पा रहे हैं तब जबकि दोनों तरफ से भ्रष्टाचार को सामने रख करके जो बातचीत की जा रही है और कहा जा रहा है धीरज साहू केंद्र में है, क्या इस बार भी युवाओं के मुद्दे सदन के अंदर गौन रहेंगे या फिर प्रमुखता से नहीं उठाया जाएगा? देखिए, कल का दिन काफ़ी अहम है झारखंड के युवाओं के लिए। एक तो विधानसभा का सत्र चल रहा है और काफ़ी लंबे समय से जो आंदोलन चल रहा था, उन्हें उम्मीद है कि उनकी आवाज़ ज़ोरदार तरीके से उठाई जाएगी। दूसरे इस लिहाज से भी कल का दिन अहम है क्योंकि 15 दिसंबर का दिन तय किया है युवाओं ने कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर राज्य भर से युवा जुटेंगे। तो हजारों की संख्या में युवाओं का एक सत्र ठीक उसी समय शुरू होगा जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा। तो जब यहाँ पर शोर उठेगा तो उसकी गूंज मुझे लगता है कि विधानसभा के अंदर जरूर उठेगी। चूँकि अब देखिए कि धीरज साहू का मसला इसलिए बड़ा हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दिया। उसके बाद आपने देखा कि देश भर के जितने बीजेपी के विधायक और नेता हैं, उन्होंने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। तो अब इसलिए वो मुद्दा बड़ा हो गया है और हो सकता है कि हाई कमान से या फिर पार्टी ने अपना एक लाइन तय किया होगा कि इसी मुद्दे को किस तरह से उठाना है जोरदार तरीके से। लेकिन झारखंड में जिस तरह से आक्रोश है और युवाओं में खास करके रोजगार को लेकर, नौकरी को लेकर, और उस आक्रोश से कहीं ना कहीं सरकार भी भयभीत है। और यही वजह है कि देखिए संजय, पिछले दिनों जब जेएसएससी सीजीएल के एग्ज़ाम का डेट निकाला गया और फिर उसे स्थगित किया गया, आप देखिए कि इतना जोरदार आंदोलन सोशल मीडिया से लेकर और तमाम जगह पर युवाओं जो है बयान देते हुए सरकार तक ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हुए। और यही वजह है कि जो एजेंसी बता रही थी कि भाई इतनी संख्या में हम एग्ज़ाम नहीं ले पाएंगे, मतलब उन्होंने असमर्थता जताई थी, वही एजेंसी एक दिन बाद, 2 दिन बाद वो कह रही है कि हम एग्ज़ाम ले लेंगे। तो अब एग्ज़ाम का डेट तो तय हो गया है, लेकिन ये है कि मुद्दा सिर्फ एक नहीं है, सीजीएल का नहीं है। मुद्दा ये है कि भाई आप कैलेंडर निकालते हैं और उस कैलेंडर को फॉलो नहीं करते हैं। अभी कुछ छात्रों से मेरी बातचीत हो रही थी, वॉलॉफ के दफ्तर भी आए थे। वो बता रहे थे कि बताइए कि आयोग अगर 4 साल में कोई भी परीक्षा नहीं ले पाती तो आखिर 5 एकड़ 6 एकड़ में आयोग के बिल्डिंग का क्या महत्व है। वैसे में तो यहाँ पर कोई सामुदायिक भवन या विवाह भवन खोल देना चाहिए, कम से कम उससे सरकार को भी रॉयल्टी आएगा। एक दिन में 3 लाख रुपए का बुकिंग आ रहा है। तो ये इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये छात्र कह रहे हैं, और छात्र इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उनके मन में गुस्सा है। एक तो उम्र बीत रहा है, दूसरा है कि जो पिताजी की गाड़ी हुई कमाई वो लाकर यहाँ पर राजधानी में खर्च कर रहे हैं, वो तो भी खेत बेच करके पढ़ाई कर रहे हैं। कई लोग ट्वीट करके ये बता रहे हैं कि वो खेत बेचकर यहाँ पर आए हैं। लेकिन सरकार के तरफ से क्या हो रहा है, पहले तो इसमें सरकार का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। कमीशन को बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ना चाहिए। आप समझिए कि आप कभी सुने हैं कि प्रधानमंत्री अपने भाषण में बोले हों कि हम हर एक साल यूपीएससी की परीक्षा लेंगे? वो समय पर हो रहा है, किसी को पता चल रहा है, या किसी के भाषण में ये शामिल है क्या? सेंट्रल एसएससी की परीक्षा और ये कोई भाषण में शामिल कर रहा है कि हम इतना वैकेंसी निकाल रहे हैं या निकालने वाले हैं? ये तो पहले सरकार के एजेंडा में होना ही नहीं चाहिए। ये तो एक रूटीन वर्क है। अगर कमीशन के लोग, भाषण में तो वो भी है, लोग ये दावा कर रहे हैं कि भाई हम लोग भी नौकरी दे रहे हैं। तो पॉलिटिक्स आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसका जिक्र भी कर सकते हैं। समय पे आप एग्जाम लीजिए, समय पर एग्जाम लीजिए। जो कैलेंडर आप तय कर रहे हैं उस कैलेंडर के तहत एग्जाम लीजिए, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। और मुझे लगता है कि ये पूरा सिस्टम का फेल्योर है और ये सरकार का ही फेल्योर है। और यही वजह है कि देखिए जो स्कीम है वो कामयाब नहीं हो पा रही है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अभी आपकी योजना, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जो जा रहे हैं गांव-गांव और मंच से पूछ रहे हैं कि बताओ साइकिल का पैसा मिला कि नहीं मिला, और उधर से लड़कियां कह रही है कि नहीं मिला। तो आप समझिए कि कितना बड़ा गैप है। आप समझिए कि उस जिले का, जिस जिले में ये कार्यक्रम हो रहा है, उस जिले के डीसी का हिम्मत देखिए कि सरकार का मुखिया पूछ रहा है और बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं हो। यही वजह है कि सरकार ने सस्पेंड भी किया कई अधिकारियों को इस मामले में। लेकिन ये फेल्योर को बताता है, ये भी बताता है कि सही सूचना सरकार के मुखिया के कानों तक नहीं पहुंच पा रही है। और मुझे लगता है कि इस 1-2 घटनाएं जो हाल में घटी है, जो डायरेक्ट मतलब रूप से जो लड़कियां हिम्मत करके मुख्यमंत्री को बता पाई हैं कि नहीं आप जो बोल रहे हैं उसका वो सिस्टम पूरा फेल है, उनको समझना चाहिए कि ये सिर्फ 1-2 नहीं, बल्कि जैसे हांडी का भात 1-2 चावल दाब कर देखने से पता चल जाता है, वही हाल है। और 1 साल का जो समय है
उसमें मुझे लगता है कि बहुत कुछ करना है। ये जो सनी बोल रहे हैं कि एक दो चावल देख करके पता चल जाता है कि भाई चावल सीझा है कि नहीं सीझा है, और अभी क्या मुख्यमंत्री या फिर उनके लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं या फिर विपक्ष भी नहीं समझ पा रहा है? ठीक है कि आप धीरज साहू के मुद्दे को उठाइए, वो भी जरूरी है, भ्रष्टाचार का बड़ा मुद्दा है, देश भर में चर्चा हो रही है, लेकिन खास करके युवाओं के मुद्दे पे तो बीजेपी एकदम एक तरीके से विपक्ष जैसा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या वजह मानते हैं इसको? इस बार सिर्फ बच्चों का ही मुद्दा रहेगा सदन में। ये सिर्फ बताने के लिए है और बाहर, सदन के बाहर, और एक दिन चूंकि वो प्रधानमंत्री का है तो डेडिकेशन दिखाना है। इस मतलब बार प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर दिया, इसलिए यहाँ से वो चीजें होनी लेकिन चाहिए। इस बार यकीन मानिए पांचों के पांचों दिन सदन में सिर्फ बेरोजगारी ही मुद्दा रहेगी। कल का पहला दिन महत्वपूर्ण नहीं है, कल का कैबिनेट ज्यादा महत्वपूर्ण है। कल नियुक्ति नियमावली आने वाली है कैबिनेट में। मतलब एक खबर है कि ऐसी आ सकती है, ये लगभग 90% है कि कल आएगी ही आएगी। उसकी पीछे वजह है। लेकिन मेरी जो एक बातचीत हुई पांडे जी, ये जो खबरें निकल करके आई, आप चूंकि लगे हुए थे फोन पे कंफर्म कराने में, एक सत्ता पक्ष के ही एक विधायक हैं, उनसे जो बातचीत हुई वो उनका ये दावा है कि चूंकि अब ये प्रॉपर्टी सरकार की नहीं है, राजभवन से विधानसभा को लौटा दिया गया है, स्थानीय नीति 1932 आधारित जो है, और नियोजन उसमें जोड़ा हुआ था, तो फिर से कैबिनेट में आना क्या मतलब ये कानूनी दांव पेच है? इसमें क्या लाया जा सकता है? बिल्कुल बिल्कुल लाया जा सकता है। ब्रीफिंग नहीं करेगी सरकार, वो ब्रीफिंग सदन में करेगी। एक हाथ से सरकार वो बिल वापस लेगी जो राजभवन से आया है, और दूसरे हाथ से लगा हुआ बिल वहां पे रख देगी कि नया बिल ये है, इस पे वोट कर लिया जाए। लेकिन इस चीज में अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हुआ, अगर जैसे अभी ओपन फॉर ऑल है, तो जो बच्चे बता रहे हैं 60-40, तो वो ओपन फॉर ऑल पॉलिसी अगर चेंज हुई तो अभी जो सीजीएल या तमाम जो बहालियां निकल रही है, जो फॉर्म भरे गए हैं, उनका फिर रुक जाएगा कहानी, क्योंकि फिर नियम चेंज हो जाएंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या होगा? तो वो बोला जाएगा कि भाई अभी से लागू होगा अगर ऐसे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि वापस लेने के लिए सरकार तैयार होगी, जिस तरीके से आनन फानन में 24 घंटे के अंदर फिर से इसको जारी किया गया। नहीं तो नया तो संशोधित लाएगी ही ना। जब एक बार वापस आ गया, या तो जो उनकी क्वायरी है राजभवन की, उसको कंप्लीट करेगी और फिर से भेजेगी। लेकिन जो जानकारी आ रही कि कल सदन में रखा जाएगा। दूसरी बात, अबुआ आवास कैबिनेट में, हाँ, दूसरी बात जो अबुआ आवास बोला जा रहा है, वो अबुआ आवास को लेकर अनुपूरक बजट भी आएगा, तो उसको भी कैबिनेट में पास करना होगा। अनुपूरक बजट में जो मेरी जानकारी है वो मात्र 1000 करोड़ रुपए का अभी अबुआ आवास में फर्स्ट टाइम लिया जा रहा है। उसमें भी नियम है कि जो 1992 से जिनके पास घर नहीं है, मतलब उनको 1992 से कोई इंदिरा आवास नहीं मिला हो, मछुआरा वाला आवास नहीं मिला हो, प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला हो, उन्हीं को देंगे। तो वो उस पर एक डिस्कशन होगा। लेकिन सबसे ज्यादा मुद्दा यही गर्म रहेगा। क्यों? क्योंकि सारे विधायक रहेंगे भले सदन के अंदर। आप ये बोल रहे हैं कि कैबिनेट जो कि सदन के बाद तय है कि सदन की कार्रवाई के बाद पहला दिन तो फर्स्ट हाफ में ही होना है, कल कोई बहुत बड़ा काम होता नहीं है, तो कैबिनेट मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कल युवाओं के दृष्टिकोण से। बिल्कुल, युवाओं के दृष्टिकोण से कैबिनेट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, सरकार एक अनुपूरक बजट हो गया, नियोजन नीति और स्थानीय नीति जो था 9वीं अनुसूची में भेजने की बात, उसको जो वापस किया गया वो है। तीसरा, विक्रमादित्य रिपोर्ट जो विधानसभा में नियुक्ति हुई थी और प्रमोशन हुआ था, और उससे को अध्ययन करने के लिए जो एक सदस्य बनाई गई थी मुखोपाध्याय रिपोर्ट, वो दोनों सदन में रखा जाएगा। लेकिन वहाँ पे ना सत्ता पक्ष हल्ला करेगा ना विपक्ष हल्ला करेगा। क्यों? क्योंकि उनमें दोनों के हाथ दागदार हैं। अभी तक जितने भी स्पीकर रहे और झारखंड विधानसभा में जो नियुक्ति हुई या प्रमोशन हुआ, तो वो सिर्फ रखा जाएगा। लेकिन उस समय भी अगर विपक्ष सवाल उठाएगा कि आप इसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लीजिए, तो वैसा नहीं आपको देखने को मिलेगा। वो चुपचाप से रख दिए। कैबिनेट की बातें आप बोल रहे हैं, पहले दिन तो कुछ होना नहीं है सदन के अंदर। सनी, एक आखिरी सवाल है, इसके बाद हम लोग ये शूट को बंद करेंगे। क्या युवा अब भी उनके पास ये धैर्य रखें, और उनको रखना भी चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? जिस तरीके से 4 साल में पहले तो चुनाव के दौरान वादे किए गए, उसके बाद सरकार बनने के बाद दावे किए गए, 4 साल बीत गया, क्या अब भी धैर्य रखना चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई जैसे SC CGL का तो जब डेट निकाल दिया तो फिर से आंदोलन की क्या जरूरत थी?
नहीं तो इस सवाल के बाद मेरा सवाल ये होगा कि धैर्य नहीं रखने के अलावे अभी फिलहाल उनके पास क्या उपाय है। यही है कि सड़क पर उतरकर अपनी बातें रख सकते हैं और वो ये कर रहे हैं। अब है कि धैर्य आप जिस ओर इशारा करना चाह रहे हैं कि भाई अभी धैर्य रखें या फिर 1 साल के अंदर जो चुनाव होना है झारखंड में उस समय धैर्य रखें या नहीं धैर्य रखें, या 1 साल के अंदर बहुत कुछ तस्वीरें बदलेगी। तो अब होगा क्या, ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है। लेकिन जो स्थिति और परिस्थिति है और जो मंशा सरकार की लग रही है, मुझे नहीं लग रहा कि 1 साल में बहुत कुछ होना है। लेकिन कई बार ये प्रयास किया गया, अब वो प्रयास दिखाने के लिए किया गया, बताने के लिए किया गया, जताने के लिए किया गया, नहीं पता, लेकिन कभी ये सफल नहीं हो पाया। और मुझे लगता है कि ये बहुत कहीं ना कहीं गैप है अधिकारी और जो कोई भी सिस्टम को चला रहे हैं उनके बीच का, और यही वजह है कि ये सफल नहीं हो पा रहा है। तो अब छात्रों के पास यही एक कहा जा सकता है कि उनके पास बचा हुआ एक ऑप्शन है कि वो सड़क पर उतरकर कम से कम उनसे सवाल पूछ सकें जिनके जिम्मे पूरे सिस्टम को चलाने का जिम्मा है। और यही वजह है कि वो जेएसएससी कार्यालय के बाहर जा रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि भाई आप जो कह कर आए कम से कम उतना पूरा कीजिए, या फिर हमारा जो उम्र बीता जा रहा है उसका ख्याल रखिए। सिर्फ एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप करने से क्या कुछ होगा। लेकिन इसमें एक दो चीज़ ऐड करना, कल जो बच्चे जा रहे हैं जेएसएससी कराए घेराव करने, उसमें से एक लार्जर बच्चे जा रहे हैं वो डेट बदलने के लिए, क्योंकि उस दिन सीटेट का एग्ज़ाम भी है और जेपीएससी का बैकलॉग वाला भी। हाँ, तो एक खास बात और ये भी है कि कल का जो आंदोलन हो रहा है उसमें जितने भी छात्र नेता हैं उनको इस आंदोलन से दूर रखा गया है, ऐसा कह रहे हैं छात्र। खास करके जयराम महतो की जो पार्टी है उनके नेताओं को भी दूर रहने के लिए कहा गया है, बीजेपी के नेताओं को इससे दूर रहने के लिए कहा गया है, आजसू के नेताओं को इससे दूर रहने के लिए कहा गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो कोई भी सवाल उठाता है सरकार और उस सरकार में शामिल पार्टी के लोग उसे विपक्ष के लोग और बीजेपी के लोग बता देते हैं। सवाल और इसलिए नहीं सरकार ये छात्र कह रहे हैं कि भाई ये हम ओरिजिनल छात्र हैं जो लाइब्रेरी में बैठकर सर झुकाकर 7 घंटा 8 घंटा लगातार पढ़ते हैं, वही पूछने आए आपसे। और ख़ास बात ये है कि कई जो एसटी स्टूडेंट का एक समूह है, फ़ोन करके उन्होंने मुझे जानकारी दी, वे लोग भी जाने वाले हैं और वो बताने वाले हैं कि इसमें ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इसमें कुछ एक खास वर्ग के लोग हैं जिसे बहला फुसला कर ये विरोध प्रदर्शन करवाया जा रहा है। इसमें सभी वर्ग के मुझे लगता है कि छात्र कल शामिल सभी छात्र हैं, कोई वर्ग में नहीं बटे हुए हैं, पढ़ने वाले लोग हैं। तो बहरहाल इसको बीजेपी को भी समझना चाहिए। मुद्दे कई सारे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे तो हैं ही हैं, लेकिन युवाओं के मसले पे खास करके विपक्ष की जो भूमिका है उस पे अब राज्य के जो युवा हैं उनकी निगाहें ज़्यादा है भाजपा के ऊपर, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे भी अमर बावरी को जिम्मेवारी दे दी गई है। आज तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद अमर बावरी को नेता प्रतिपक्ष के चैम्बर तक ले जा करके उनको उनकी कुर्सी तक ले जा करके वो बैठाए। तो वो उस कुर्सी का कितना इस्तेमाल करते हैं वो इन 5 जो दिनों तक जो सदन की कार्रवाई चलेगी 15 से 22 दिसंबर तक, उसमें हम सब लोग देख पाएंगे। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe.